दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा राजनीति विज्ञान के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय, देखिए क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, एनएटीओ यानी नाटो या फिर एसएएआरसी यानी सार्क। तो सही उत्तर है सार्क यानी दक्षेस। दोस्तों ये अंतः सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण है जो कि क्षेत्रीय सदस्यता पर आधारित है और 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था और इसमें सार्क यानी दक्षेस की स्थापना हुई है। दोस्तों 7 सदस्य इसके स्थापना के समय थे, लेकिन इसमें अफगानिस्तान को भी 8वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपके भारत, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल। तो सही उत्तर है ईरान ने। दोस्तों ईरान ने 1968 के एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है जो कुछ परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए संथानम समिति, दोस्तों संथानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज की 2 स्तरीय व्यवस्था से। कोठारी समिति दोस्तों ये नई भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके से संबंधित है और फलकान समिति ब्रिटिश सिविल सर्विस के पुनर्गठन से संबंधित है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें सूची 1 में लोक प्रशासन के विकास का स्तर और दूसरे में अवधि दी गई है। देखिए लोक प्रशासन के अस्मिता का जो संकट है दोस्तों ये 1948 से 1970 के समय को कहा गया है। चुनौती का युग 1938 से 1947। प्रशासन के सिद्धांतों का जो युग है ये 1927 से 1937 तक। और देखिए राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन का जो अवधि है ये 1887 से 1926 तक की अवधि है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके देखिए दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, GV.K. राव समिति या तारकुंडे समिति। तो सही उत्तर है GV.K. राव समिति। इस समिति का संबंध दोस्तों चुनाव सुधार से नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति विशेष उपयोगी है कहाँ पर? तो दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो है ये बहुदलीय व्यवस्था के लिए विशेष तौर पर उपयोगी है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। इसमें देखिए दोस्तों संसदीय समितियां और उनके सदस्यों की संख्या दिखाई गई है। लोक लेखा समिति, इसमें आप जानते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में ये 30 सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा विभाग से संबंधित जो अस्थाई संसदीय समिति होती है इसमें 45 सदस्य होते हैं और लोकसभा की व्यवस्था समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1 और 3।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन करें और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर देखिए हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ये होता है स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश। उत्प्रेषण, दोस्तों उत्प्रेषण का अर्थ होता है देखिए अवर न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी सीमाएं न पार करने का निर्देश। परमादेश लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश होता है। और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो, ये दोस्तों ये देखिए सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्रवाई अधिकार परीक्षा के द्वारा की जाती है। तो इस आधार पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है। पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय की नीति पूर्व की ओर देखो यानी लुकिस्ट पॉलिसी है। मोरारजी देसाई ने वास्तविक असंलग्नता यानी रियल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की थी, नॉन अलाइनमेंट की मोरारजी देसाई ने। AB वाजपेयी ने दोस्तों, इनके समय में पोखरण का द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। और राजीव गांधी के समय 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी क्या है? तो सही उत्तर है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न देखिए आसान सा है, भारत में कोलेजियम प्रणाली किससे जुड़ी हुई है? तो ये दोस्तों न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। और अगला प्रश्न देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। महाजन आयोग, इसका संबंध दोस्तों जो महाजन आयोग है देखिए इसका संबंध महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से है, तो ए का पहला हो जाएगा। श्री कृष्ण आयोग, इसका संबंध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बी का तीसरा। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, सी का चौथा हो जाएगा। और सच्चर समिति मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध या नगर पालिका संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में। दोस्तों वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल या नगर पालिका संबंध कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त ये किस देश के लिए लागू हो सकता है? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, भारत, यूके या रूस। तो सही उत्तर है भारत। ये जो कथन है दोस्तों ये भारत के लिए भी लागू हो सकता है, क्योंकि भारत में अमेरिका की तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अपनाई गई है। और इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो वर्ष 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर जॉन साइमन। तो सही उत्तर जॉन साइमन दोस्तों ये भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर जो है दोस्तों ये कैबिनेट मिशन में थे और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस, ये सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। लॉर्ड ब्राइस पर्यवेक्षणात्मक पद्धति से संबंधित हैं। प्लेटो का संबंध निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड से है। अरस्तु का संबंध इंडक्टिव यानी आगमनात्मक पद्धति से। और मैकियावेली ये हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक पद्धति से संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य से संबंधित है आदि अंबेडकर समाज आंदोलन। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है इनहेलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड जारी किया, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनैतिक शासक को गैर नैतिक यानी एमोरल होना चाहिए? तो सही उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण देन रही कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया और अपने राज्य के सिद्धांतों में या राज्य के व्यवहारिक रूप से संचालन के लिए उसने राजनीतिक शासक को एमोरल यानी गैर नैतिक होने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो ये वर्ष था 1999। स्मृति के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, मनु, व्यास या कामंदक? तो सही उत्तर है मनु। दोस्तों मनु जो हैं वो स्मृति के लेखक हैं और जो महत्वपूर्ण कृति है मनुस्मृति कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है ये हमारा, और इसमें कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 12। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी के हिंद स्वराज में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों 20 अध्याय हैं गांधी के हिंद स्वराज में, और इसकी रचना गांधी जी ने किस सन में? 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज में हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन लास्की का है, जिसने कहना है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? ऑप्शन है सेंट साइमन, प्राउडवान, चार्ल्स फोरियर और एंजल्स। तो सही उत्तर है माइकल एंजल्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मार्क्स के पूर्व के जो समाजवादी विचारक थे, सेंट साइमन, फोरियर, प्राउडवान, ये सभी कल्पना लोकी समाजवादी कहे जाते हैं और रॉबर्ट ओवेन आदि, लेकिन एंजल्स जो है वो स्वप्न लोकी समाजवाद में शामिल नहीं है और कई कृतियों में वो मार्क्स का सहलेखक और उसका मित्र रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ के महत्वाकांक्षा की उपज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो सही उत्तर है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। दोस्तों ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसकी रचना बेंथम के द्वारा की गई और उसने इसकी रचना ब्लैक स्टोन की कृति द कमेंट्रीज ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया था? बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल या जे.एस. मिल? तो ये था दोस्तों जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पे बहुत अधिक बल दिया था और उसका कहना था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास की संभावना अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल सही सुमेलित है, सुख और दुख की गणना बेंथम सही सुमेलित है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो सही सुमेलित है, और बहुल मतदान का निषेध मिल ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिल जो है दोस्तों उसने बहुल मतदान का समर्थन किया है न कि विरोध किया है। अगला प्रश्न है, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका बेंथम का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण और श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और उसका न्याय एक व्यक्ति, एक कार्य और एक वर्ग, एक कर्तव्य पर आधारित है। अगला प्रश्न एक कथन है सेबाइन का। दोस्तों सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित महानतम है, और ये कथन किसके लिए कहा गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये कथन थॉमस हॉब्स के बारे में कहा गया है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित हॉब्स महानतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है?
तो सही उत्तर है हाब्स का कथन है, जो कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन कौन सा है? हाब्स का लेवायथन, प्रिस्टले का एसे ऑन गवर्नमेंट, बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट और सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लाक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हाब्स के लेवायथन का खंडन है और हाब्स ने लेवायथन में मानव स्वभाव और राज्य संबंधी विचारों का वर्णन किया है और इसी का खंडन लाक ने अपनी पुस्तक कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन है आपके सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या फिर राज्य की संप्रभुता। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य दोस्तों ये उत्तम जीवन या जो गुड लाइफ है उसकी प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार या प्रजा की गरिमा से असंगत। तो सही उत्तर है प्रजा की गरिमा से असंगत। ये अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है, जबकि सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन और इच्छुक प्रजा की सरकार ये सभी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति हैं। अगला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन हाब्स ने अपने लेवायथन के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है, सही है। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसको सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है, सही है। और देखिए राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है, ये आपका सही नहीं है। और राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है, ये सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे कि अरस्तु कहता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि राज्य और नागरिक समाज के बीच कोई अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके अंक गणित, बीज गणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। तो सही उत्तर है बीज गणित। दोस्तों बीज गणित या अलजेब्रा ये प्लेटो के दार्शनिक शिक्षा में शामिल नहीं है, केवल 3 विषय शामिल हैं, अंक गणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र यानी डायलेक्टिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव किससे हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नवीन सामाजिक आंदोलन या जिसको न्यू सोशल मूवमेंट NSM कहा जाता है, उन्हीं से पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नाजिक, माइकल ओकसाट या माइकल वाल्जर। तो सही उत्तर है रॉबर्ट नाजिक। दोस्तों एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नाजिक की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें उसने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए आत्म स्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर न्याय का सिद्धांत दिया था। और नाजिक का ये भी मानना था कि विद्यमान व्यवस्था में जो जिस वस्तु का स्वामी है उस वस्तु को उसकी सहमति के अभाव में किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। और अधिकारिता जो न्याय का अधिकारिता सिद्धांत है, इसको न्याय का हकदारी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट टिंगस्टन या जेबी वाटसन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ईस्टन ने दोस्तों व्यवहारवाद को प्रचलित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन सही उत्तर है जेबी वाटसन। व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेबी वाटसन ने अपनी जो आर्टिकल उसने था साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज 1913 में किया था और इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 के दशक को दिया जाता है। और व्यवहारवाद का जोर राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति तथ्यपरक विज्ञान में बदलने का था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत के पूर्व दशकों से लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और पिछले दशकों में जहां चुनावी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहां जातीयता से जुड़ी आदिम अस्मिताओं ने जातियों के राजनीतिकरण और राजनीति के जातिकरण को अधिक सुदृढ़ किया है। और 21वीं सदी के भारत में बाजार राज्य ने तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु विकास प्राप्ति के अपने लक्ष्य में इनका आदिम संरचनाओं को विखंडित करने की अपेक्षा बाजार राज्य लोक लुभावन तथा अभिशासन के मध्य झूल रहा है। इससे संबंधित जो कथन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपके जाति, वर्ग, समुदाय और कुल। तो सही उत्तर है दोस्तों वर्ग। वर्ग यानी क्लास जो है इस गद्यांश के आधार पर आदिमवाद का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है? ऑप्शन है देखिए मानकी या नॉर्मेटिव, संज्ञानात्मक, राजनीतिक और वस्तुनिष्ठता। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का जो वस्तुनिष्ठता गुण है ये मौजूद नहीं है। और दोस्तों उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो सही उत्तर है सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था? अनुकूलन, लोचशीलता, स्वायत्तता और संसक्तता। तो सही उत्तर है लोचशीलता। दोस्तों अनुकूलन, स्वायत्तता और सशक्तता ये जो है हंटिंगटन के राजनीतिक विकास को प्रकट करने के साधन हैं और लोचशीलता जो है राजनीतिक विकास का प्रकटीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी या रियलिस्टिक थियरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके अल्फ्रेड जिमर्न, केनेथ वाल्ट्ज, हेनरी किसिंजर और हेंस जे मार्गेनथाउ। तो सही उत्तर है जिमर्न। दोस्तों जिमर्न जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचार नहीं बल्कि आदर्शवाद से संबंधित हैं, जबकि केनेथ वाल्ट्ज, हेनरी किसिंजर और हेंस जे मार्गेनथाउ ये यथार्थवादी विचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमने कई बार इसकी चर्चा की है दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो सही उत्तर है गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव। दोस्तों स्वस्थ लोकमत के निर्माण में निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली सबसे बड़े बाधक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखिए यूएसए, दोहरी नागरिकता, ये आपका सही सुमेलित है। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार का एकात्मक रूप सही सुमेलित नहीं है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका सही सुमेलित है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक रूप ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। अरस्तु और प्लेटो के संदर्भ में नीचे दिए कोड से सही उत्तर दीजिए। देखिए राजतंत्र, यहाँ पर देखिए राजतंत्र ये इसको उन्होंने टिरैनी अर्थात अत्याचारी शासन के रूप में वर्णित किया है। कुलीन तंत्र को अल्पतंत्र के रूप में, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को लोकतंत्र के रूप में और आदर्श राज्य को इन्होंने प्रथम अवस्था यानी सम्मान तंत्र के रूप में व्यवस्थित किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था की विशेषता
कौन सी नहीं है? देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सरकार का स्थिर कार्यकाल। तो दोस्तों, ये जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें सरकार का कार्यकाल स्थिर नहीं होता है और ये संसदीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? देखिए, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और भारत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो सही उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कोई समन्वय नहीं होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों में शासन की स्थिरता, निर्णय में शीघ्रता और विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स। तो सही उत्तर है बोदा। बोदा संप्रभुतावादी विचारक है, न कि बहुलवादी विचारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जन संप्रभुता के व्याख्याता थे? रूसो, बोदा, हाब्स और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है रूसो। रूसो को जन संप्रभुता का व्याख्याता माना जाता है और इसको लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? ऑप्शन है आपके नॉर्वे, यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन है। अगला प्रश्न है, देखिए, जॉन रॉल्स के व्हील ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता का आवरण अवधारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। दोस्तों, जॉन रॉल्स के जो अज्ञानता का आवरण है, उसमें जो पहला कथन है, एक ही दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, ये सही नहीं है। अन्य तीनों बी, सी और डी सही हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है विकल्प चयन की स्वतंत्रता होती है, जिसमें व्यक्ति को अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? तो सही उत्तर है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। दोस्तों, सामाजिक राज्य का उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वो क्या करता है कि वो राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है। हाब्स, लॉक और रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए, मार्क्स, रॉल्स, लेनिन और नाजिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पे 2 और 4, रॉल्स और नाजिक। दोस्तों, रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है और इसके अलावा जो नाजिक है उसने भी दोस्तों। तो सही उत्तर 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से किसका संश्लेषण या मिश्रण होता है? तो उदारवाद और समाजवाद। कैसे? तो देखिए दोस्तों, राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य एक तरफ उदारवाद और दूसरी तरफ समाजवाद का संश्लेषण है। उदारवाद दोस्तों देखा जाए तो इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और समाजवाद में आर्थिक समानता पर। तो इन दोनों का जो संश्लेषण है वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारे सामने आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता क्या है? ऑप्शन है गतिशीलता, इनपुट आउटपुट मॉडल, बुद्धिपरक वैज्ञानिक या विवेक निरपेक्ष। तो सही उत्तर क्या है? हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण का जो बुद्धिपरक वैज्ञानिक मॉडल है उसके अनुसार व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से संतोषप्रद सक्षम निर्णयों का जो है चयन करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग प्रश्न है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको रिंग कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? बहुत जगह दोस्तों हेराल्ड लासवेल का नाम आता है,
जबकि एक हमने बुक में हर्बर्ट जे स्पेरो का नाम देखा है। देखिए, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। ये मुझे हर्बर्ट जे स्पेरो मिला है कि इनका कथन है, लेकिन कई प्रैक्टिस सेट में हेराल्ड लासवेल को इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है अरस्तु, सिसरो, लाक या रूसो। तो सही उत्तर है सहभागी लोकतंत्र। दोस्तों, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीति और निर्णयों के निर्माण, निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो जो ये सहभागी लोकतंत्र का विचार है, ये रूसो के साथ इसका उद्भव हुआ है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा और राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।